तो देखो आज हम लोग होमवर्क का इलास्ट्रेशन 7 ये वाला करते हैं, एनपीओ का जो सम्स था। तो देखो इलास्ट्रेशन 7 में क्या दिया हुआ है, द स्पोर्ट्स रिटर्न क्लब गिव्स द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है जिसका ओपनिंग स्टार्ट होता है कैश से और एंडिंग भी होता है कैश बैलेंस से। तो देखो ओपनिंग है 4820 और एंडिंग है 2450। इसके अलावा रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन है, मिसलेनियस इनकम है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है। पेमेंट में सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरी बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, सन्ड्री एक्सपेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। जिसमें से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और लाइब्रेरी बुक्स ये दोनों क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरी बुक्स क्या होता है, बुक्स हमेशा फिक्स्ड एसेट की तरह हम लोग को ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि फिक्स्ड एसेट वही होता है जो हम लोग को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है। ठीक है, अब फिगर्स ऑफ द अदर एसेट एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है। देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर भी है, करंट ईयर भी है। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रीवियस करंट दोनों में ही है। आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। फिक्स डिपॉजिट 10% विथ बैंक, यानी इंटरेस्ट रेट दे दिया है तो हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट मिला है कि नहीं मिला है। इंटरेस्ट एक्रूड, देखो नीचे ही आ गया, इंटरेस्ट एक्रूड मतलब इंटरेस्ट नहीं मिला है, दोनों साल ही 500 करके बाकी है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, फर्नीचर का ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भी ओपनिंग है, क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। लाइब्रेरी बुक्स का ओपनिंग दिया हुआ है। द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% एंड 20% पर एनम। तो फर्नीचर पे हम लोग को कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 10%, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में कितना करना है, 20%। चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचेगा वही हम लोग का हो जाएगा क्लोजिंग एसेट, यानी फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। और लाइब्रेरी बुक्स के बारे में क्या बोला है देखते हैं, इफ एनी इंक्लूसिव ऑफ एडिशन। अच्छा, यहाँ डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो इंक्लूसिव ऑफ एडिशन होगा, मतलब फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या हम लोगों ने कुछ खरीदा है। पेमेंट साइड देखते हैं, देखो फर्नीचर नहीं, कुछ नहीं खरीदा है, लेकिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है 1000 का। तो अगर कोई नया एडिशन हुआ है उसको जोड़ने के बाद हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जिसपे जितना बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ बोला है इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, उसके बाद द क्लब लाइब्रेरी बुक्स आर रिवैल्यूड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ द 31 मार्च 5250। लाइब्रेरी बुक्स जो है उसका वैल्यू हो चुका है 5250। तो लाइब्रेरी बुक्स देखो ओपनिंग में कितना है 5000, मतलब पिछले साल का। क्या इस बार हम लोगों ने कुछ खरीदा है, हाँ 1000 का, यानी टोटल लाइब्रेरी बुक्स कितना हो जाना चाहिए 6000 का, जिसका रिवैल्यू है क्योंकि बुक्स यूज होगा तो उसका डेप्रिसिएशन तो होगा। तो 6000 का वैल्यू कितना हो गया 5250। जैसे ओल्ड बुक होते हैं तो उसका ओल्ड बुक का क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है क्योंकि वो यूज होने के बाद डेप्रिशिएट हो जाता है। अब हम लोग को क्या क्या करना है इससे, रिक्वायर्ड बोला है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्लब्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015। यानी सबसे पहले हम लोग को प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट क्रिएट करना है। उसके बाद है पॉइंट बी में क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, क्लब्स क्लोजिंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट करेंगे, फिर इनकम एक्सपेंडिचर करेंगे, उससे हम लोग करंट ईयर का बैलेंस शीट करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का जब बैलेंस शीट करेंगे तो वहां हम लोग को क्या देखना है, वहां हम लोग देखेंगे ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था उस पर हम लोग देखेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्योंकि कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर होता है वो हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो 2015 का ये जो कॉलम बना हुआ है इसके बेसिस पे हम लोग 2015 का बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो ये बैलेंस शीट बना हुआ है, स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। तो पहले हम लोग लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। देखो तो लाइबिलिटी साइड में क्या लिखा है मैंने, लाइबिलिटी साइड में पहले ही अगर तुम लोग क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आ जाएगा सैलरीज आउटस्टैंडिंग 710। तो मैंने उसी पैटर्न पे ही लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 710। नेक्स्ट था रेंट इलेक्ट्रिसिटी 864, तो मैंने वो लिखा है। फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो एसेट होता है, अगर हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं वो हम लोग के लिए होता है एसेट, तो हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे उसे। ठीक है, वो देखो मैंने एसेट साइड में लिखा है इसीलिए फिक्स डिपॉजिट 20,000। ठीक है,
नेक्स्ट डेटा में चले जाते हैं तो इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, हम लोग को ये जो एफडी किया था हम लोगों ने, उसपे हम लोग को इंटरेस्ट जो मिलना था उसमें से 500 बाकी है। वैसे तो 20,000 का है एफडी, 10% इंटरेस्ट रेट पे हम लोग को कितना मिलना चाहिए, 10% लगाओगे तो 2,000 होता है, लेकिन बोल रहा है एक्रूड मतलब 1500 मिल गया, 500 नहीं मिला, तो वो 500 क्या हम लोग के लिए एसेट है। तो देखो मैंने उसके नीचे ही लिख दिया है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 500, ठीक है। उसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब हम लोग का इनकम है, हम लोग को मिलना चाहिए था जो नहीं मिला है, तो उसका वैल्यू है 1263, तो मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1263। प्रीपेड एक्सपेंस, तो अगर हम लोगों ने कोई खर्चा पहले से ही कर दिया है जिसका सर्विस नहीं लिया है तो वो भी हम लोग के लिए एसेट है। तो देखो प्रीपेड एक्सपेंस 417। फर्नीचर एसेट होता है तो फर्नीचर 9,600। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो भी एसेट होता है 7,200। लाइब्रेरी बुक्स जो है 5,000 होगा, ठीक है। इस बीच मैंने कैश लिख दिया था, तो कैश देखो कैश कहाँ मिलेगा तुम लोग को, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में अगर जाओगे तो ओपनिंग कैश बैलेंस तुम लोग को मिल जाएगा 4,820, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। टोटल करने में हम लोग को मिलेगा एसेट साइड में 48,800। अब यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 48,800। अब ये जो 3 आउटस्टैंडिंग थे इन तीनों को ऐड करके अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल 47,000, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल हम लोग को मिल गया, जिससे हम लोग नेक्स्ट ईयर का बैलेंस शीट हम लोग बना पाएंगे। अब हम लोग करेंगे पॉइंट बी के हिसाब से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंगे, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है उसका फीचर्स क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग को करना क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग को जो भी करेंट ईयर का है वो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंस हो या फिर रेवेन्यू इनकम हो, मतलब खर्चा हो या इनकम हो, उसका नेचर रेवेन्यू होना चाहिए और रेलिवेंट टू द करेंट ईयर होना चाहिए। तो यहाँ पर करेंट ईयर 2016 है, तो 2016 का जो भी रेलिवेंट खर्चा होगा, चाहे वो हम लोग पे कर चुके हैं चाहे हम लोगों ने बाकी रखा है, हम लोग को वो डेटा यहाँ पर पुट करना पड़ता है। तो देखो मैंने लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में चले जाएंगे और अगर हम लोग पेमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं, यानी हम लोग को एक्सपेंडिचर जो है वो पहले बनाना है। तो एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग चाहो तो इनकम से भी कर सकते हो, लेकिन हम एक्सपेंडिचर से किए हैं। तो एक्सपेंडिचर अगर पेमेंट साइड में जाओगे, पहला है सैलरी, तो सैलरी तो एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, तो मैंने लिखा है टू सैलरी। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट होता है तो या तो उसे एडजस्ट करो यहाँ पर एडलेस करके, या तो फिर उसके बना लो वर्किंग नोट। तो मैंने वर्किंग नोट बनाया क्योंकि अगर स्टार्टिंग में तुम लोग वर्किंग नोट फॉलो करोगे तो तुम लोग के लिए बहुत इजी होगा और उसमें गलत होने का चांस कम हो जाएगा। तो सैलरी का वर्किंग नोट हम तुम लोग को दिखाते हैं। देखो सैलरी का वर्किंग नोट क्या है, सैलरी अकाउंट, ये याद रखो सैलरी यहाँ पर हम लोग का खर्चा है, यानी अगर हम लोगों ने बाकी रखा है तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो अभी हम लोग जो कॉलम बना हुआ था 2015 और 2016, उसमें सैलरी 2015 का आउटस्टैंडिंग है 710 और 16 का है 170। तो ये लायबिलिटी ओपनिंग लायबिलिटी इधर होगा तो क्लोजिंग लायबिलिटी हमेशा उसका ऑपोजिट साइड में होता है। और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से अगर चेक करेंगे तो सैलरी हम लोगों ने कितना पे किया है, 12,000। तो एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट को तो हम लोग कैश बुक की तरह सोच सकते हैं, तो टू कैश 12,000। तो 12,000 और 170 ऐड करोगे तो 12,170 और यहाँ 710 था, तो फिर बैलेंस किए तो आ गया 11,460 बैलेंसिंग फिगर करके, जो कहाँ ट्रीट होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में। इसका मतलब देखो समझ लो, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इस साल सैलरी का 12,000 पे किया, लेकिन ये पूरा 12,000 2016 का रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो पिछले साल का हम लोगों का कितना ड्यू था, 710, तो वो भी हम लोगों ने शायद इस साल पे किया होगा। और इस साल अगर हम लोग सारा पे ही कर देते तो 170 बाकी भी नहीं रहता। इसका मतलब 12,000 में से 710 हम लोगों ने पिछले साल का पे किया, तो जो भी बचा वो हम लोगों ने इस साल के लिए पे किया होगा, जिसमें 170 बाकी है। तो इस साल का कितना हो जाएगा, 11,460। अगर तुम लोग इसको एडलेस के हिसाब से करोगे तो तुम लोग को क्या करना चाहिए, तुम लोग को लिखना चाहिए सैलरी
बोल के इनकम एक्सपेंडिचर में 12,000 इनर कॉलम में, फिर उसमें क्या करोगे तुम लोग, उसमें ऐड करोगे इस साल का आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये तो पे करना पड़ेगा, ये इस साल का रिलेटेड है, और लेस कर दोगे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, जो पिछले साल का इस साल से कोई लेना देना नहीं है। तो 11,460 मैंने यहाँ देखो अच्छी तरह से लिखा है वर्किंग नोट 1, और देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, टू सैलरी वर्किंग नोट 1 बोल के 11,460 लिख दिया है। नेक्स्ट देखो पेमेंट साइड में क्या है, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने लिखा है टू रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका भी वर्किंग नोट था, वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे क्योंकि इसका भी आउटस्टैंडिंग था। तो रेंट इलेक्ट्रिसिटी सेम नेचर का है, सैलरी के तरह ही एक्सपेंस है, तो बाकी है तो लाइबिलिटी होगा, तो बाई बैलेंस बीडी 864 गिवन है, लाइबिलिटी ओपनिंग इधर होगा तो क्लोजिंग यहाँ होगा, टू बैलेंस सीडी 973, और हम लोगों ने पे किया है 7,220, तो बैलेंस करेंगे तो आ गया 7,329 इनकम एक्सपेंडिचर बाय इनकम एक्सपेंडिचर। तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या लिखेंगे, टू रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 7,329, तो देखो मैंने वही लिखा है, टू रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग नोट 2 से लेके 7,329। नेक्स्ट देखो क्या पेमेंट में है, लाइब्रेरी बुक्स है, ठीक है। तो लाइब्रेरी बुक्स में तो हम लोग को क्या करना है, उसमें हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अच्छा, तो फिर मैंने वो नीचे क्या है, लाइब्रेरी बुक्स जो है वो नीचे क्या है उसका हम वर्किंग दिखा देंगे। पहले मैगजीन न्यूज़पेपर लिख दिया है मैंने, तो वो चेक कर लेते हैं। मैगजीन न्यूज़पेपर उसका भी कुछ आउटस्टैंडिंग था, ये भी हम लोगों ने पेमेंट किया है, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो मैगजीन न्यूज़पेपर देखो बाई बैलेंस बीडी कितना है 226, टू बैलेंस सीडी कितना है 340, तो पेमेंट हम लोगों ने कितना किया है वो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से हम लोग को मिल गया 2,172, तो टोटल करके बैलेंस किया हम लोगों ने 2,286, यानी करेंट ईयर में जो खर्चा होना चाहिए मैगजीन एंड न्यूज़पेपर का वो है 2,286। तो देखो वर्किंग नोट 3 बोल के मैंने लिखा है 2,286। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस इसका भी एडजस्टमेंट है, कैसे पता चलेगा, वो एडजस्टमेंट में सन्ड्री बोल के नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो एक ही है पूरे क्वेश्चन में, तो फिर सन्ड्री एक्सपेंस वो भी क्या है, रिलेटेड टू प्रीपेड एक्सपेंस ही है। तो सन्ड्री एक्सपेंस में देखो हम लोगों ने कैसे किया है वर्किंग नोट नंबर 4 देखो, सन्ड्री एक्सपेंस जो है उसमें देखो प्रीपेड किया हम लोगों ने एक्सपेंस, तो प्रीपेड अगर हम लोग खर्चा करते हैं तो हम लोग के लिए एसेट हो जाता है, इसीलिए मैंने लिखा है टू बैलेंस बीडी 417, बाई बैलेंस कुछ नहीं है, और बाई बैलेंस सीडी 620, टू बैलेंस सीडी भी कुछ नहीं क्योंकि ये लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही लिखा है, ये लिखना कोई मैंडेटरी नहीं है, ये एसेट है तो टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी। और सन्ड्री एक्सपेंस में हम लोगों ने पे किया 10,278, ये हम लोग को मिल चुका है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, तो टोटल करके 10,695, और बैलेंस करेंगे तो हम लोग को मिला 10,075। तो सन्ड्री एक्सपेंस वर्किंग नोट 4 से हम लोग लिखेंगे 10,075। तो ये देखो टू सन्ड्री एक्सपेंस 10,075, ठीक है। अब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, हम लोग का जितना सारा फिक्स्ड एसेट था, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर और लाइब्रेरी बुक। मैंने अकाउंट तो बनाया है, लेकिन तुम लोग चाहो तो इजीली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो किस तरह से करोगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है 9,600, अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर हम लोगों को कितना चार्ज करने बोला था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर हम लोग को चार्ज करने बोला है 20%, लेकिन अगर हम लोगों ने नया कुछ खरीदा है तो उसे ऐड कर दो। तो पहले से हम लोग का कितना था पहले से हम लोगों का था 7,200, और हम लोगों ने कितना खरीदा 1000, तो कितना हो गया 8,200, और 8,200 पे अगर हम लोग चार्ज करेंगे 20% तो हो जाएगा 1,640। तुम लोग देख सकते हो, ये देखो इस तरह से मैंने किया है। यहाँ पर अकाउंट अगर ओपन करोगे तो इस तरह से होगा, अकाउंट ओपन करने पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है ओपनिंग कितना था 7,200, ठीक है, और हम लोगों ने खरीदा कितना है 2 कैश 1000, तो टोटल हम लोग के पास अवेलेबल कितना हो गया 8,200, जो हम ऐसे ही कैलकुलेट करने बोल रहे थे। अगर कैलकुलेटर लेके भी कैलकुलेट करोगे तो आराम से हो जाएगा। अब इस पे जितना रेट बोला है 20% बोला है, तो 8,200 पे 20% लगाने से आएगा 1,640। तो फिर
ये जो है 8,200 पे अगर हम लोग 1,640 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यानी 1,640 रुपए का अगर हम लोगों ने उस एसेट को यूज कर लिया है तो कितना बचा 6560। तो हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर में कितना लगाना है डेप्रिसिएशन, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये तो ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट में जा चुका है, देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जा चुका है, ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जा चुका है, ये चला जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में और ये चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो अभी हम लोग क्या बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर, तो हम लोग को कितना लिखना पड़ेगा 1640 इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन। तो देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन मैंने लिखा है 1640। फर्नीचर जो था वो तो इजीली हो जाएगा, फर्नीचर तो हम लोगों ने कुछ नया खरीदा ही नहीं था, 9600 का था, उस पर 10%। तुम लोग चाहो तो यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते हो, 9600 इंटू 10% इजीली हो जाएगा 960। और अगर अकाउंट चाहते हो तो वो भी बन सकता है। अकाउंट में देखो, ये देखो मैंने बनाया फर्नीचर, कैसे बनाया देखो, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, टू बैलेंस बीडी 9600, डेप्रिसिएशन कितना लगा 960, तो बचा कितना 8640। ये कहाँ से मिला, ये हम लोग का पिछले वाले बैलेंस शीट से मिला है जो हम लोगों ने बनाया, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी था। इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग का कितना आया है, इनकम एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन आया 960, क्योंकि वहाँ 10% बोला था चार्ज करने के लिए, तो बचा 8640 जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए। अकाउंट बनाने से बेनिफिट ये है कि तुम्हें क्लोजिंग बैलेंस शीट का भी सारा डेटा आराम से मिल सकता है। उसके बाद था लाइब्रेरी बुक्स। तो लाइब्रेरी बुक्स का हम लोग वर्किंग नोट भी बनाए हैं, और हम लोग ऐसे भी मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया, वैसे भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी बुक्स पहले पिछले साल था ओपनिंग में 5000 और हम लोगों ने नया खरीदा है 1000, तो टोटल बन गया 6000, जबकि हम लोगों ने इसका क्लोजिंग बैलेंस का वैल्यू लगाया है 5250। तो फिर डेप्रिसिएशन कितना हो गया 750। तो हम लोग यहाँ पर लाइब्रेरी बुक्स का डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे, लाइब्रेरी बुक्स हो गया हम लोगों का 750। तो हम लोग का पेमेंट साइड देखो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि उसके बाद जो बाई बैलेंस सीडी बोल के कैश बैलेंस है वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, पूरा कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं छूटा है यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे रिसिप्ट साइड, यानी हम लोग इनकम साइड बनाएंगे। तो इनकम साइड जो बनाएंगे उसमें पहले इनकम देखते हैं, रिसिप्ट साइड में क्या है सब्सक्रिप्शन। तो हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। तो देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हम लोग का क्या होता है इनकम होता है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन में देखो यहाँ लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग, सॉरी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल यानी आउटस्टैंडिंग, हाँ आउटस्टैंडिंग ही दिया हुआ है 1263 1575। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा एसेट, टू बैलेंस बीडी 1263 और बाई बैलेंस हो गया 1575। और बाई कैश रिसीव पेमेंट अकाउंट से हम लोग को पता है कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 28,600। तो टोटल कर दिया हम लोगों ने। इनकम एक्सपेंडिचर में कितना गया 28,912 बैलेंस करके आ गया। तो सब्सक्रिप्शन टू इनकम एक्सपेंडिचर दैट इज बाई इनकम बाई सब्सक्रिप्शन बोल के कितना आ जाएगा, देखो मैंने वर्किंग नोट नंबर 8 लगा दिया 28,912। नेक्स्ट था टू मिसलेनियस इनकम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो डायरेक्ट लिख दिया हम लोगों ने मिसलेनियस इनकम 700। अच्छा उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2000। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2000, तो 20,000 के ऊपर 10% यानी 2000 ही मिलना चाहिए। लेकिन ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था कि दोनों ही ईयर पिछले साल और इस साल दोनों ही साल में हम लोग का कितना कितना बाकी है 500 करके। तो पिछले साल का जो बाकी है वो तो इस साल हम लोग दिखा नहीं सकते, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे लेस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बोल के 2050, ठीक है। और जो इस साल का बाकी है उसे हम लोग क्या करेंगे ऐड, तो 2500 माइनस 500 तो क्या आ गया 2000 ही आ गया, ठीक है। इस पैटर्न से हम लोग कर सकते हैं, बाकी सारा भी इसी पैटर्न से हम लोग कर सकते थे, लेकिन अगर चाहो तो लेजर बना के भी कर सकते हो, जबकि मैंने इसका भी लेजर बना के रखा है इंटरेस्ट का भी, तो वो भी देख सकते हो तुम लोग। थोड़ा इसका लेजर का जो साइज है वो थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आई होप समझ में आ जाएगा। देखो टू बैलेंस बीडी क्योंकि हम लोग को रिसीवेबल है इनकम है, तो टू बैलेंस बीडी भी 500, बाई बैलेंस भी कितना हो जाएगा 500, ओपनिंग एसेट क्लोजिंग एसेट। और हम लोग रिसीव पेमेंट अकाउंट से देख लिया हम लोग को कितना रिसीव हुआ है 2000, तो 2000 रिसीव हुआ है, जबकि अभी भी हम लोग को 500 रिसीव होना चाहिए और पिछले साल का 500 रिसीव हुआ है। इसका कंसेप्ट ये हो गया कि 2000 में से हम लोग को पिछले साल का 500 रिसीव हुआ होगा जो अब रिसीव नहीं हुआ था, यानी इस साल का हम लोग का कितना रिसीव हुआ है 1500 और 500 बाकी है, बाकी तो रहेगा क्योंकि 20,000 के ऊपर अगर
अगर 10% होता है इंटरेस्ट तो वो तो 2000 ही होना चाहिए। तो टू इनकम एक्सपेंडिचर कितना हो गया 2000। तो मैंने यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन भी दिखाया है कि अगर बिना लेजर के करोगे तो तुम लोग को इस तरह से लिखना चाहिए। तो ये हो गया 2000। अब दोनों साइड कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर टोटल आएगा 34,500 और यहाँ पर टोटल करोगे तो 34,500। तो इधर डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। इसे हमने लिख सकते हैं बाय डेफिसिट या फिर लिख सकते हो बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर एक्सेस ऑफ एक्सपेंस हम लिख देते हैं, या फिर लिख सकते हो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब हम लोगों ने ज्यादा खर्चा कर दिया ओवर इनकम, तभी तो डेफिसिट आया, ठीक है। हम लोग का खर्चा ज्यादा हो गया और इनकम कम हो गया, या फिर हम लोग वन लैंग्वेज में इसे क्या लिख सकते हैं, डेफिसिट, ठीक है। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखो किस तरह से बनाएंगे, सेम वही स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब बैलेंस शीट, सिर्फ इसका ईयर चेंज हो जाएगा। 31 मार्च क्या लिखना पड़ेगा, 2016। तो देखो क्या किया मैंने, 31 मार्च 2016 लिखा है। तो पहले अगर हम लोग लाइबिलिटी साइड से करते हैं तो हम लोग को कैपिटल मिल जाएगा। जो पहले बैलेंस शीट बन चुका है उसमें कैपिटल हम लोग को कितना मिला है, 47,000। और जैसे सरप्लस ऐड होता है वैसे डेफिसिट क्या हो जाएगा, लेस 2,888। तो बाहर आ गया बैलेंस 44,112। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हम लोग का क्या क्या था, जो पिछले साल था करीब करीब सेम सारा चीज ही था। सैलरी था, इलेक्ट्रिसिटी था, मैगजीन न्यूज़पेपर था। तो देखो सैलरीज लिख दिया 170, रेंट इलेक्ट्रिसिटी 973 और न्यूज़पेपर 340, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर तो 1483। और तो कुछ लाइबिलिटी नहीं दिख रहा है मुझे। और एसेट साइड देखो, एसेट साइड में क्या क्या था हम लोग का, फर्नीचर था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, लाइब्रेरी बुक्स था। तो फर्नीचर देखो 9,600 था, 10% डिप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद आया था 8640। और अगर तुम लोग लेजर फॉलो करोगे तो वहां भी देखोगे क्लोजिंग में लेजर में आ चुका है 8,640। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 7,200। मैंने यहाँ देखो इस तरह से प्रेजेंटेशन दिखा दिया है। न्यू परचेज हम लोगों ने कितना किया, 1000। तो टोटल कितना हो गया, 8,200। डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 20% के हिसाब से 1640, तो कितना आ गया, 6,560। अगर लेजर फॉलो करोगे तो देखोगे वहां 6,560 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। लाइब्रेरी बुक्स था 5,000, उसमें न्यू परचेज हुआ है 1,000, तो टोटल कितना हो गया 6,000। और डेप्रिशिएशन 750, क्योंकि हम लोगों ने इसका वैल्यू कितना लिखा है 5,250, और यहाँ तो वैल्यू ही लिखना है हम लोग को। देखो यहाँ क्वेश्चन ये बाकी सारे फिक्स्ड एसेट से लाइब्रेरी बुक्स का ट्रीटमेंट अलग होगा, क्योंकि लाइब्रेरी बुक्स में हम लोग को क्लोजिंग वैल्यू बता दिया, हम लोग को डेप्रिशिएशन ढूंढना था जो हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर में लगाया, लेकिन हम लोग को बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉलो करना है। बैलेंस शीट में करना क्या है, सारे एसेट का क्लोजिंग बैलेंस लिखना चाहिए। तो हम लोगों ने क्लोजिंग बैलेंस ही लिखा है जो हम लोग का गिवन था 5250। तो फिर यहाँ अगर एडजस्टमेंट दिखाना है तो यहाँ क्या लेस करना पड़ेगा, डेप्रिशिएशन जो आया था 750, क्योंकि हम लोग के हिसाब से 6,000 वैल्यू हो रहा था, लेकिन उन लोगों ने रिवैल्यूएशन करके बताया कि बुक्स का वैल्यू कम होके कितना हो गया 5,250। तो कितना कम हुआ है 750। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट जो था 10% वाला 20,000। प्रीपेड एक्सपेंस था 620 का, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 1575 करंट ईयर का। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500 और कैश इन हैंड एंड बैंक अगर तुम लोग रिसीव पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग देखोगे तो वो है 2,450। तो टोटल करने पे आएगा 45,595। बोथ साइड का टोटल हो जाएगा 45,595। ओके तो अब नेक्स्ट होमवर्क देखो, इलास्ट्रेशन 8 जो दिया हुआ था वो देखते हैं। फ्रॉम ये देखो इसमें थोड़ा अलग है, ठीक है। अब तक हम लोग को रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया हुआ था, उससे हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर या फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करना था, या फिर इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ था उसमें से हम लोग को रिसीव पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना था, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है बेसिकली ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को ट्रायल बैलेंस
को यूज करना है, कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है उसे यूज करके हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड पर्टिकुलर ऑफ रिपब्लिक कॉलेज, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऊपर दिया हुआ है ये। तो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है हम लोग को प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड ए बैलेंस शीट ऑन दैट डेट, और एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो जब ट्रायल बैलेंस है तो देखते कैसे होगा। हम लोग यहीं से रीड करते जाएंगे कि कौन सा डेटा हम लोग का बैलेंस शीट में होना चाहिए और कौन सा डेटा हम लोगों का इनकम एक्सपेंडिचर में होना चाहिए। जैसे पहले दिया हुआ है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट, तो ये तो नॉर्मल है। सेमिनार अगर कॉन्फ्रेंस ये सब करवाते हैं तो कॉलेज का जो भी इनकम होता है वो तो रेवेन्यू इनकम है, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। कंसल्टेंसी रिसिप्ट, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। अगर कोई कंसल्टेंसी का काम कर रहा है, कॉलेज में कोई कंसल्टेंसी चल रहा है, तो उससे जो भी पैसा आता है कॉलेज का वो क्या हो जाएगा, उसका रेवेन्यू इनकम। सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्टूडेंट से जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलता है तो ये रेगुलर बेसिस पे तो नहीं होता है, जब भी एडमिशन होता है तभी सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलता है और इसे हम लोग इजीली यूज भी नहीं कर सकते। ये फ्री नहीं है, ये फंड फ्री नहीं होता यूज करने के लिए। जब अगर कोई मतलब स्टूडेंट अगर जिसका पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है या फिर वो चले जाना चाहता है तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या करना पड़ता है, उसे वापस कर देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोग का क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल फंड, फंड हमेशा याद रखो, फंड हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। कोई भी फंड लायबिलिटी होता है क्योंकि वो फंड हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है प्रॉफिट से पैसा लेके। तो प्रॉफिट से जब भी पैसा लेके कोई फंड क्रिएट करेंगे वो हम लोग का क्या हो जाएगा, लायबिलिटी, क्योंकि हम लोग किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं जो पर्पस हम लोग को फ्यूचर में फुलफिल करना है, चाहे कुछ परचेस करना हो चाहे कुछ और हो सकता है। जैसे देखो कैपिटल फंड है। रिसर्च, यानी कॉलेज में अगर रिसर्च वगैरह होता है तो उसके लिए रिसर्च फंड बनाया है कि अगर कुछ रिसर्च के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए हो या फिर कुछ बुक्स वगैरह तो उसके लिए रिसर्च फंड है। बिल्डिंग फंड, अगर बिल्डिंग प्रिपेयर करना है तो उसके लिए बिल्डिंग फंड बनाया हुआ है। अगर बिल्डिंग फंड में पैसा जमा होगा उस फंड से हम लोग क्या बनाएंगे, बिल्डिंग। और क्योंकि फंड क्या है, बिल्डिंग लिखा हुआ है, रिसर्च लिखा हुआ है, तो ये सारे रेस्ट्रिक्टेड फंड है। और रेस्ट्रिक्टेड फंड को हम लोग को कहाँ यूज करना है, उसी जगह पे जिस पर्पस के लिए ये फंड बना है। जैसे रिसर्च वाला जो फंड है वो रिसर्च पर्पस पे ही यूज होना चाहिए, बिल्डिंग का फंड बिल्डिंग पर्पस पे यूज होना चाहिए। तो ये बन गया लायबिलिटी। प्रोविडेंट फंड, ये भी लायबिलिटी है, जो भी इंप्लॉइज होते हैं उनके लिए प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है। ट्यूशन फी रिसिप्ट, तो ट्यूशन फी रिसिप्ट तो ये तो रेवेन्यू इनकम हो गया। ठीक है, कॉलेज से कॉलेज ट्यूशन फीस लेता है। ठीक है, तो ट्यूशन फी रिसिप्ट ये एक नॉर्मल है, रेवेन्यू इनकम है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में चला जाना चाहिए। और ये देखो जितना भी ये डेबिट होता है ये क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट साइड में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दो ही चीज आता है, या तो वो लायबिलिटी होगा या तो वो इनकम होगा। ठीक है, और डेबिट साइड में क्या आता है, एसेट और एक्सपेंस। ठीक है, तो फिर देखो ट्यूशन फी रिसिप्ट जो है वो क्या होगा, या तो लायबिलिटी होना चाहिए तो इनकम। तो ट्यूशन फीस रिसिप्ट तो लायबिलिटी है नहीं, तो ट्यूशन फीस रिसिप्ट क्या हो जाएगा, इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ने कुछ छूट दिया है, तो गवर्नमेंट ने अगर कुछ छूट दिया है तो वो हम लोग का क्या है, वो हम लोग के लिए। नेक्स्ट देखो गवर्नमेंट ग्रांट जो है, तो हम लोग को गवर्नमेंट से ग्रांट मिला है तो ये लायबिलिटी तो है नहीं, इसे हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए इनकम। अब ये ग्रांट जो है ये लायबिलिटी इसलिए नहीं क्योंकि स्पेसिफिक नहीं, अगर बोल देता कि इस पर्पस पे ही यूज करो तो फिर ये भी हो सकता था लायबिलिटी। डोनेशन, डोनेशन भी स्पेसिफिक नहीं है कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग है कि डोनेशन फॉर कुछ और नाम, कुछ भी नाम नहीं है, फ्री है, तो फिर ये डोनेशन के आगे पीछे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। ये मैंने एकदम स्टार्टिंग क्लास में बताया था, जब कोई भी ग्रांट डोनेशन ये सब जब स्पेसिफिक नहीं होता है तो वो रेवेन्यू, हम लोग उसे रेवेन्यू इनकम मानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता है कि नहीं कैपिटल ही बनाओ तो फिर कैपिटल लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, हम लोगों ने इन्वेस्ट किया उससे इंटरेस्ट मिला और डिविडेंड मिला है तो ये भी इनकम है। अच्छा, होटल रूम रेंट, तो हॉस्टल रूम रेंट है, मतलब अगर कॉलेज में हॉस्टल है उसका रेंट लगेगा, अगर कोई हॉस्टल में रह रहा है तो फिर वो भी क्या है, इनकम है कॉलेज का, तो वो भी रेवेन्यू इनकम हो गया, ये तो कोई लायबिलिटी नहीं है। मिसलेनियस रिसिप्ट, ये MESS है, मिसलेनियस रिसिप्ट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेट। ठीक है, यानी ग्रॉस नहीं है, यहाँ से प्रॉफिट
हटा चुका है, ठीक है। तो मिसलेनियस रिसिप्ट कितना है 1,75,000। अगर हम लोग को कुछ भी मिसलेनियस मतलब बहुत सारी चीज जिसका मतलब छोटा मोटा चीज जो मतलब नाम के साथ आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है, सारा चीज मिला के मिसलेनियस बोल सकते हैं, जो छोटा मोटा चीज होता है। तो उससे रिसिप्ट यानी मिसलेनियस कुछ भी सेल किया होगा हम लोगों ने, तो उससे हम लोग को कितना मिला है 1,75,000 नहीं, ये 2 लाख है। मिसलेनियस रिसिप्ट हो गया 2 लाख। कॉलेज स्टोर्स सेल, कॉलेज स्टोर सेल हुआ है, तो कॉलेज स्टोर सेल्स मतलब नीचे हम लोग देखेंगे कि स्टोर्स का डेटा दिया हुआ है। स्टोर्स मतलब जहां पर मतलब कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में अगर तुम लोग देखोगे तो स्टोर्स के बारे में बताया गया है, हम लोग नीचे देख लेंगे, ठीक है, कि स्टोर्स में क्या क्या है। तो कॉलेज स्टोर सेल हुआ है 7,50,000, तो ये भी इनकम है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा लायबिलिटी। अगर ट्रायल बैलेंस में है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो इसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसे हम लोग दिखाएंगे बैलेंस शीट में। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग जो होता है वो हम लोग 2 जगह ट्रीट करते हैं, ठीक है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे होता है उससे हम लोग 2 जगह ट्रीट करते हैं। जैसे देखो, जब भी हम लोग वो सैलरी आउटस्टैंडिंग कर रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो वो सैलरी आउटस्टैंडिंग हम लोगों ने कहाँ लिया है, एक बार हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर में लिया है, एक बार हम लोगों ने बैलेंस शीट में लिया है। लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है तो हम लोग एक ही बार यूज कर सकते हैं, उसे 2 बार यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है देखो स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, तो ये देखो डेबिट साइड आ गए। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या हो गया, स्टॉक ओपनिंग दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। स्टोर्स और सप्लाई, ठीक है, तो स्टोर्स और सप्लाई का कितना ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख। परचेज स्टोर्स एंड सप्लाई, स्टोर्स एंड सप्लाईज हम लोगों ने और भी परचेज कितना किया 8 लाख का। सैलरी जो है टीचिंग स्टाफ को दिया गया है और रिसर्च स्टाफ को भी दिया गया, रिसर्च के लिए अलग, टीचिंग के लिए अलग। स्कॉलरशिप है, ठीक है, तो ये एक्सपेंस है। स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है। रिपेयर मेंटेनेंस, ये भी एक्सपेंस है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंस, तो ये भी एक्सपेंस है। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस होगा। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, ये एक्सपेंस नहीं, ये क्या हो गया एसेट, क्योंकि रिसर्च फंड जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो फंड तो अगर ऐसे ही रख देंगे उसे तो वो कभी नहीं इंक्रीज कर सकता है। जरूरी तो नहीं है कि जब भी रिसर्च फंड बना है ऑल टाइम रिसर्च चल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं होता। या फिर जितना रिसर्च के लिए पैसा चाहिए फंड में उससे ज्यादा भी अवेलेबल हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसर्च फंड का जो पैसा है उसे हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे हम लोग को क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करने से इंटरेस्ट मिलता है, इससे फंड का क्या हो जाएगा पैसा इंक्रीज करेगा। तो पहले फंड क्रिएट करो, फिर उसे इन्वेस्ट करो, फिर उससे इंटरेस्ट कमा के फंड का जो क्वांटिटी अमाउंट है उसे बढ़ा लो, फिर उसे यूज करो। तो देखो रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, यानी हम लोगों ने जो रिसर्च फंड बनाया था उसको इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 8 लाख तक का। अदर इन्वेस्टमेंट है, ये भी क्या हो जाएगा एसेट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट है। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस, ये खर्चा है, एक्सपेंस हो जाएगा। कंसल्टेंसी एक्सपेंस, ये भी खर्चा है। लैंड, ये हो जाएगा एसेट। बिल्डिंग, ये भी है एसेट। प्लांट एंड मशीनरी, ये एसेट है। फर्नीचर फिटिंग्स एसेट है। मोटर व्हीकल एसेट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इसका मतलब समझना पड़ेगा। देखो बिल्डिंग में लाइबिलिटी साइड में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोविजन करना वो लाइबिलिटी होता है। तो बिल्डिंग का कितना है 4,80,000, प्लांट इक्विपमेंट का 5,10,000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 3,36,000। कैश एट बैंक, कैश एसेट होता है इसलिए डेबिट साइड में है। लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी बुक्स के बारे में बता रहा है, तो लाइब्रेरी जो मतलब बुक्स हो या फिर लाइब्रेरी बिल्डिंग जो भी हो, पूरा लाइब्रेरी का कितना वैल्यू है 3,60,000, ठीक है। तो 3,60,000 पूरे लाइब्रेरी का वैल्यू, तो ये भी एसेट हो गया। अब यहाँ पर जो समझना है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि ये जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जितने चीज का प्रोविजन है, देख लेते हैं किस चीज का है, बिल्डिंग का है, सॉरी लैंड का नहीं होगा, ठीक है। लैंड का डेप्रिसिएशन नहीं होता, लैंड का एप्रिसिएशन होता है, क्योंकि जो वैकेंट लैंड होता है उसका वैल्यू कभी नहीं कम होता है, उसका वैल्यू नॉर्मली बढ़ता है, ठीक है। बाकी सारी चीज जो यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्डिंग, उसके ऊपर प्रोविजन किया हुआ है डेप्रिसिएशन। प्लांट मशीनरी का भी सेम ही है, यहाँ प्लांट मशीन लिखा है या प्लांट इक्विपमेंट लिखा है, एक ही चीज है, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसके बारे में भी डेप्रिसिएशन का प्रोविजन दिया हुआ है। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये सारे वैल्यू कॉस्ट पे है। अब इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है ये बिल्डिंग यूज हो रहा है तो इस पे डेप्रिसिएशन हो रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करके नहीं दिखाया, मतलब 16 लाख पे जितना भी डेप्रिसिएशन हुआ है वो चार्ज नहीं किया है। 16 लाख का बिल्डिंग का वैल्यू 16 लाख ही दिखा है और डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने अलग से टोटल कितना दिखा है 4,80,000। इसका मतलब ये है कि ये 16 लाख का जो बिल्डिंग है उस पे अभी तक टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 4,80,000। ये फर्नीचर फिटिंग्स जो है इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है 6 लाख और इस पे अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 3,36,000। प्लांट एंड मशीन इसका ओरिजिनल वैल्यू जो है वो है 8,50,000 और इस पे अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 5,10,000। ये टोटल डेप्रिसिएशन है। अब कितने साल का है वो तो नहीं पता क्योंकि कितने साल तक ये कॉलेज चल रहा है ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग को समझना पड़ेगा, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है इसका मतलब ये सारे वैल्यू किस पे है, कॉस्ट पे है, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया हुआ है। मतलब इन लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड यूज किया है जिसमें हम लोग हमेशा कॉस्ट जो होता है उसे अलग दिखाते हैं और डेप्रिसिएशन जो होता है उसे अलग दिखाते हैं टोटल करके। हम लोग ऐसा नहीं करते कि हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचा उसे फिर नेक्स्ट बैलेंस शीट में ले जाएंगे, फिर उससे डेप्रिसिएशन चार्ज करके नेक्स्ट बैलेंस शीट में ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो एसेट का वैल्यू है वो हमेशा उतना ही रहता है और हम लोग डेप्रिसिएशन जो भी हर साल होता है उसे अलग जोड़ लेते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो एक एसेट 100 रुपए का है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा तो कितना हो जाएगा 10 रुपए, तो उसका वैल्यू कम होके कितना हो गया 90। अगर हम लोग नॉर्मल मेथड यूज करेंगे तो पहले साल उसका वैल्यू दिखाएंगे बैलेंस शीट में 100, नेक्स्ट ईयर दिखाएंगे उसका वैल्यू 90। लेकिन अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड यूज करेंगे तो पहले उसमें दिखाएंगे कितना 100, नेक्स्ट ईयर भी हम लोग उसमें कितना दिखाएंगे 100 और डेप्रिसिएशन क्या दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर दिखाएंगे 10 और सेकेंड ईयर जो फिर से अगर 10% के रेट पे 10 ही लगाते हैं तो फिर से कितना दिखाएंगे 10, तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 दिखाएंगे तो वहां एसेट का वैल्यू हम लोग क्या दिखाते रहेंगे 100 ही दिखाते रहेंगे। मतलब देखो हम समझाते हैं क्या होता है, ये देखो थोड़ा क्लियरली हम समझा देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और इसमें फर्क क्या है। सपोज एक एसेट है जिसका वैल्यू है, हम 3 साल डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, ठीक है, और हम मान लेते हैं 3 साल ही 10 हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो पहले साल मान लो फर्नीचर है 100 रुपए का, ठीक है, फिर से फर्नीचर लिखते हैं। अगर फर्नीचर पे 10 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा तो वो कितने का बचेगा 90, तो नेक्स्ट ईयर 90 फिर से 10 चार्ज होगा तो कितना बचेगा 80, तो नेक्स्ट ईयर 80 पे कितना चार्ज होगा 10, तो कितना बचेगा 70, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल मेथड। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में यही वाला चीज हम लोग को दिखाना है तो वो कैसे होगा, देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में तो वहां हम लोग फर्नीचर फर्स्ट ईयर तो लिखेंगे 100 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड में लिख सकते हो और डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो इधर ही करना चाहिए, तो कितना हो गया 10। फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग फर्नीचर कितना लिखेंगे 100 ही लिखेंगे, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे 20, क्योंकि फर्स्ट ईयर 10 सेकेंड ईयर फिर से 10 20। फिर यहाँ पर फर्नीचर कितना लिखेंगे 100, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे 30। तो अगर कोई पूछेगा कि फर्नीचर का वैल्यू कितना हुआ, फर्नीचर का वैल्यू वही 70 हुआ है क्योंकि फर्नीचर 100 का है, डेप्रिसिएशन अभी तक टोटल 30 चार्ज हुआ है तो कितना हो जाएगा 70। लेकिन ये एक अलग प्रेजेंटेशन मेथड है, ये एक अलग प्रेजेंटेशन मेथड है, इसे नेट मेथड बोलते हैं, इसे प्रोविजन मेथड बोलते हैं, ठीक है। वही चीज हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कुछ एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड फ्रॉम कॉलेज स्टोर। मैंने बोला था ना कॉलेज स्टोर का कुछ दिया हुआ होगा, तो टीचिंग के तरफ से कितना कंज्यूम हुआ है 50,000, रिसर्च के लिए कितना कंज्यूम हुआ है 1,50,000। अच्छा, स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए कितना कंज्यूम हुआ है 75,000, गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए कितना कंज्यूम हुआ है 25,000, ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स,
तो जो भी बैकवर्ड क्लास के उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट है, लेकिन वो जो स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस के लिए दिया गया है वो रिसीवेबल है, यानी आउटस्टैंडिंग है, मिला नहीं है अभी तक। वो कितना है 80,000। तो गवर्नमेंट की तरफ से 80,000 का अभी भी क्या होना चाहिए, फंड आना चाहिए, मतलब ट्यूशन फीस के लिए जो पैसा होगा वो आना चाहिए। स्टोर्स सेलिंग प्राइस आर फिक्स टू गिव ए नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। अगर ट्रायल बैलेंस देखोगे तो वहां पर एक स्टोर्स सेलिंग है जो दिया हुआ था शायद 7,50,000, उस पर 10% बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस जो उस पर 10% प्रॉफिट है। डेप्रिसिएशन देखो दिया है कि एक्चुअली डेप्रिसिएशन का जो रेट है, क्योंकि वहां तो रेट नहीं दिया हुआ था ना, वहां पर टोटल अभी तक डेप्रिसिएशन जितना चार्ज हुआ है वो दिया हुआ था। यहाँ पर बता दिया बिल्डिंग पे 5% लगाना है, प्लांट इक्विपमेंट पे 10%, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 10%, मोटर व्हीकल पे 20%। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से ये सारा ही इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है और उसके साथ साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस जो जिस तरह से रीड किया हम लोग उसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस का जैसे पढ़ रहे थे, देखो पहला डेटा जो है वो क्रेडिट साइड का ही है, लगभग बहुत सारा डेटा पहले क्रेडिट साइड ही है। तो पहले हम लोग इनकम साइड कर लेते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर जो है उसका क्रेडिट साइड ही ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के साथ मैच होगा, बिकॉज क्रेडिट साइड में जो होता है ट्रायल बैलेंस के वो या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटी होगा। ठीक है, तो देखो सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट, ये मैंने पहले ही बताया था। सेमिनार कॉन्फ्रेंस ये एक रेवेन्यू इनकम होता है, कितना हो गया 4,80,000। उसके बाद है कंसल्टेंसी रिसिप्ट, तो मैंने लिखा है कंसल्टेंसी रिसिप्ट 1,28,000, तो नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 1,28,000। ट्यूशन, अच्छा उसके बाद है सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट का जो है वो तो मैंने बताया वो रेवेन्यू इनकम नहीं होता है, इसीलिए वो बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद था देखो कैपिटल फंड, फंड तो लायबिलिटी होता है, बैलेंस शीट में जाएगा। रिसर्च फंड लायबिलिटी, बिल्डिंग फंड लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी। ट्यूशन फी रिसिप्ट, ट्यूशन फीस रिसिप्ट है 8 लाख, और एक ट्यूशन फीस अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आउटस्टैंडिंग था, गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला था, अभी तक आया नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पर 8 लाख लिखा है, वो ऐड करके हम लोग लिख सकते थे, ऐड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, हम भूल गए इसीलिए यहाँ पर देखो मैंने नीचे लिख दिया है बाय आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितना लिखा है 80,000। ठीक है, उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट, तो देखो बाय गवर्नमेंट ग्रांट कितना लिखा है मैंने 5 लाख। बाय डोनेशन है, उसके बाद डोनेशन 50,000। उसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,85,000। उसके बाद है हॉस्टल रूम रेंट, तो हॉस्टल रूम रेंट 1,75,000। मिसलेनियस रिसिप्ट नेट है 2 लाख, तो नेट 2 लाख करके दिया इन लोगों ने, तो नेट 2 लाख हो गया। और यहाँ पर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टोर्स, तो देखो स्टोर्स जो बेचा गया है, ठीक है, ये एसेट होता है, जैसे फर्नीचर बिक जाता है तो फर्नीचर बिकने से हम लोग ये इनकम एक्सपेंडिचर तो पीएल का ही तरह ट्रीट होता है। तो जब भी कोई एसेट बिकता है तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई एसेट बिकेगा तो उसका हम लोग प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एसेट बिकने से एंट्री इस तरह से होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट ही जाना चाहिए जितना होगा। उसी तरह से देखो जो स्टोर्स है, स्टोर बिक क्या है 7.5 लाख रुपए का। ठीक है, और जिसमें देखो प्रॉफिट कितना होगा वो एडजस्टमेंट में बोला गया था 10% ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है 7,50,000, उसका 10% कितना होगा 75,000। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टोर्स कितना हो गया 75,000। अब हम लोग देखो एक्सपेंडिचर साइड में क्या क्या होगा। देखो एक्सपेंडिचर साइड में हम लोगों ने पहले लिखा है, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है हम लोगों ने कॉलेज स्टोर सेल वहां तक कर लिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है मैंने बोला उसे अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसे हम लोग को कहाँ लिखना चाहिए, उसे हम लोग को बैलेंस शीट में लिखना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन रहा है कि यहाँ हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। परचेज है तो वो भी यहाँ नहीं होगा, सैलरी है ये होगा। सैलरी देखो टीचिंग और रिसर्च का दिया हुआ है 8,50,000 और 1,20,000। ठीक है, उसके बाद मेटेरियल कंज्यूम्ड लिखा है हम लोगों ने टीचिंग और रिसर्च। मेटेरियल कंज्यूम जो है टीचिंग और रिसर्च कहाँ मिलेगा तुम लोगों को, देखो यहाँ सैलरी जो टीचिंग का दिया हुआ है वो है 8,50,000। नेक्स्ट लिखा है मैंने रिसर्च 1,20,000। उसके बाद है हम लोग का स्कॉलरशिप, देख लो लाइन बाय लाइन देखेंगे तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा 80,000, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन से मैंने लिखा है।
ठीक है, वो हम दिखा देते हैं। स्कॉलरशिप मिल गया, देखो उसके बाद था 80,000। स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस कितना हो जाएगा 38,000। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,12,000। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंस 50,000। मिसलेनियस एक्सपेंस 65,000। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, ये तो हो गया एसेट, जितने भी इन्वेस्टमेंट है सारे एसेट, अदर फंड, प्रोविडेंट फंड। अच्छा, उसके बाद आ गया सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस 4,50,000। कंसल्टेंसी एक्सपेंस 28,000। उसके बाद है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, मोटर व्हीकल और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कैसेट बैंक, लाइब्रेरी। जितना भी डेटा है वो सारा क्या है, वो सारा एसेट है, लेकिन उस पर हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो देखो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया मैंने, ये मटेरियल कंज्यूम कहाँ से है ये हम बता देते हैं। देखो डेप्रिसिएशन चार्ज पहले देख लेते हैं। बिल्डिंग 16 लाख का था टोटल, ठीक है, 16 लाख का कॉस्ट दिख रहा है बिल्डिंग का। 16 लाख के ऊपर 5% 80,000। प्लांट एंड इक्विपमेंट 8.5 लाख के ऊपर 10% 85,000। फर्नीचर 6 लाख के ऊपर 10% 60,000। मोटर व्हीकल 1.8 लाख, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है 1.8 लाख मीन्स 1,80,000 के ऊपर 20% 36,000। ये है हम लोग का टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब बाकी दो जो डेटा है वो हम लोग को कहाँ से मिलेगा, देखो अगर तुम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखोगे तो मटेरियल कंज्यूम्ड का एक डेटा दिया हुआ है। टीचिंग और रिसर्च, टीचिंग का है 50,000, तो देखो मैंने वो टीचिंग का लिखा है, टू मटेरियल कंज्यूम्ड टीचिंग 50,000 और रिसर्च का जो है 1,50,000, ठीक है। और यहाँ पर बाकी और भी दो मटेरियल कंज्यूम था, स्टूडेंट वेलफेयर का था 75,000 और गेम्स ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर हुआ है 25,000। तो ये भी सारा एक्सपेंस था, ये मैंने लिख दिया। तो टोटल करने पे आएगा, देखो टोटल करने पे आएगा 26,73,000, ठीक है। फिर इधर भी हम लोग को लिखना पड़ेगा 26,73,000। सरप्लस आ गया 3,19,000, ठीक है, सरप्लस आएगा 3,19,000। अब नेक्स्ट हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखो बैलेंस शीट में हम लोग को क्या क्या लिखना है। पहले मैंने लिख दिया ऊपर रिपब्लिक कॉलेज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। पहले एसेट का ट्रीटमेंट सीख लेते हैं। देखो फिक्स्ड एसेट, ठीक है, बैलेंस शीट का यही फॉर्मेट होता है, ठीक है। बैलेंस शीट में हमेशा फिक्स्ड एसेट पहले लिखा जाता है, उसके बाद करेंट एसेट लिखा जाता है, मिडिल में अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो तो वो लिखा जाता है, फिर करेंट एसेट लिखा जाता है। तो फिक्स्ड एसेट में पहले लैंड था 1 लाख का, जिसपे ना तो कोई एप्रिसिएशन था ना तो कोई डेप्रिसिएशन। वैसे भी डेप्रिसिएशन बोलना गलत होगा, डेप्रिसिएशन होता भी नहीं है लैंड के ऊपर, ठीक है, इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। बिल्डिंग टोटल कितने का था 16 लाख। अब डेप्रिसिएशन कैसे लिखा है मैंने 5,60,000, फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे। अभी तक हम लोगों ने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, अभी तक हम लोगों का जो भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हुआ है वो बिल्डिंग के ऊपर अगर तुम लोग देखोगे तो वो है 4,80,000। और करेंट ईयर मतलब इस साल हम लोगों ने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है, इस साल हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाया है, देखो बिल्डिंग के ऊपर कितना 80, ओके। तो 80,000 प्लस कितना हो जाएगा 4,80,000, तो कितना हो गया 5,60,000, क्योंकि हमें तो यहाँ पर क्लोजिंग वैल्यू ही दिखाना है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को समझाया था। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना बच रहा है 10,40,000। इक्विपमेंट जो है उसके लिए भी सेम ट्रीटमेंट 8,50,000 टोटल उसका कॉस्ट था। और अभी तक इक्विपमेंट में हम लोगों ने जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके रखा है वो है 5,10,000, ओके। तो 5,10,000 और इस साल हम लोगों ने इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगाया है, देखो 85,000, ठीक है। तो 85,000 के साथ प्रीवियस वाला जो प्रोविजन है उसे अगर ऐड कर दोगे तो हम लोग का टोटल आ जाएगा 5,95,000। 5,10,000 ऐड करोगे तो आ जाएगा 5,95,000। इक्विपमेंट का वैल्यू आ गया 2,55,000। फर्नीचर था 6 लाख, ठीक है। फर्नीचर के ऊपर देखो कुछ भी प्रोविजन किया हुआ था, फर्नीचर फिटिंग, हाँ 3,36,000। और इस साल हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, देख लो 60,000। तो 3,36,000 प्लस 60, तो देखो 3,36,000 प्लस 60,000 कितना आ गया 3,96,000। तो वैल्यू कितना हुआ 2,04,000। नेक्स्ट है मोटर व्हीकल, उसका कॉस्ट कितना है 1,80,000 और मोटर व्हीकल पे कोई भी प्रोविजन नहीं था। मोटर व्हीकल पे कोई भी प्रोविजन नहीं था तो ठीक है, हम लोग करंट ईयर का डेप्रिसिएशन देखेंगे।
मोटर व्हीकल का डिप्रिसिएशन दिख रहा है तुम लोग को 36,000, तो जस्ट 36,000 लेस कर देंगे। तो 36,000 लेस करने पे कितना आ गया 1,44,000। नेक्स्ट एसेट था लाइब्रेरी बुक्स 3,60,000। और कुछ इन्वेस्टमेंट थे, जैसे देखो कैपिटल फंड इन्वेस्टमेंट जो था वही लिखा है मैंने 18,50,000। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट वो कितना है 8 लाख। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट वो कितना है 5,10,000। और ट्यूशन फीस एक गवर्नमेंट से रिसीवेबल था 80,000, तो वो मैंने लिख दिया। अच्छा अब देखो और क्या लिखना है, और देखो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्यों, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एंड स्टोर्स। अब इसका देखो, इसका वैल्यू है 1,25,000। कैसा है वो हम दिखाते हैं, वर्किंग नोट 1, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ वर्किंग नोट बनाया है। अब कैसे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में देखो ट्रायल बैलेंस का जितना भी डेटा हम लोगों ने सारा यूज किया है, लेकिन अभी तक यूज करना बाकी। अगर तुम लोग देखोगे तो जहां पर मैंने बोला था ये तो ट्रेडिंग है नहीं, तो कैसे लिखे। स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज जो ओपनिंग 3 लाख है और हम लोगों ने परचेस किया है 8 लाख, तो टोटल हम लोग के पास कितना अवेलेबल हो गया स्टॉक जो है 11 लाख, ठीक है। और उसमें से हम लोगों ने कितना कंज्यूम किया है, जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है वहां पर था रिसर्च, उसके बाद टीचिंग स्टाफ, स्पोर्ट्स का जो था, और शायद एक क्या नाम था, रुको हम बता देते, स्टूडेंट्स वेलफेयर। इस तरह से हम लोगों ने कंजम्पशन किया है 50,000, 1.5 लाख, 75,000 और 25,000। तो टोटल हम लोगों ने कितना कंज्यूम कर लिया 3 लाख। तो बचा कितना 8 लाख। और उसमें से हम लोगों ने सेल कितने का किया है 6,75,000। अब ये सेल 6,75,000 कहां से आया, देखो वहां पर क्वेश्चन में था कि हम लोगों ने सेल कितने का किया है 7.5 लाख का। हम लोगों ने 7.5 लाख का सेल किया था, ठीक है। ये सेलिंग वैल्यू था, तो इसे हम लोग बाई कैश बोल सकते हैं, ठीक है, बाई कैश बोल सकते हैं। ये सेल किया था हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने प्रॉफिट जो कमाया था उसे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने प्रॉफिट कितना दिखा के रखा है 75,000। और इसे अगर हम लोग क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है, इसे अगर हम लोग क्लोज करना चाहते हैं, ये 10% है, ये क्वेश्चन में गिवन है, जिसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हम लोग वहां पर कर चुके हैं 10%। तो फिर यहाँ पर अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करके हम लोग का आएगा 6,75,000, ठीक है। तो 6,75,000 ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल सेल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल सेल मतलब 6,75,000 का जो मटेरियल था जिसका कॉस्ट था 6,75,000, उस पे 75,000 का हम लोगों ने प्रॉफिट लगाया, तो वो कितने का बन गया 7.5 लाख का, ठीक है। इसे टोटल करोगे तो हो जाएगा 7.5 लाख। तो 7.5 लाख में हम लोगों ने जो सेल किया उसका एक्चुअली कॉस्ट क्या था, क्योंकि कॉस्ट और सेल में फर्क होता है। कॉस्ट मतलब जितने में हम लोगों ने उस चीज को खरीदा था, और सेल मतलब जब उस पर हम लोग कुछ प्रॉफिट लगाते हैं तो वो हो जाता है सेल। अब देखो प्रॉफिट में सेल किया है तो सेल हो जाएगा विद प्रॉफिट के साथ, और अगर लॉस होता है तो फिर वो कॉस्ट से भी कम हो जाता है। जब हम लोग जितने में खरीदे उससे भी कम में सेल करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस में सेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों ने बैलेंस करके देख लिया कि 7,50,000 में हम लोगों ने सेल किया था, जो 75,000 प्रॉफिट से सेल किया था। तो इसका कॉस्ट कितना आ गया 6,75,000। तो देखो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सेल ऑफ मटेरियल। इसे एक्चुअली हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ मटेरियल, मतलब जो मटेरियल सेल किया उसका कॉस्ट कितना हो गया 6,75,000। अब यहाँ कॉस्ट ही क्यों लगा है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, यानी हम लोग जो स्टॉक करके रखे तो उस पर प्रॉफिट लगा के थोड़ी स्टॉक करेंगे। हम लोग जिस पे खरीदे हैं ये कौन सा वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू। परचेज ये भी कौन सा वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू। मतलब पिछले साल का परचेज ही तो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, इस साल का परचेज की तरह ट्रीट होगा, वो कॉस्ट। तो ये टोटल होगा तो कॉस्ट और कॉस्ट टोटल होता है तो वो भी कॉस्ट हो गया। हम लोगों ने कंजम्पशन किया है तो मटेरियल कंजम्पशन किया तो उस पर थोड़ी हम लोग प्रॉफिट लगा के कंजम्पशन करेंगे। पर्सनल पर्पस पे किया है, मतलब कॉलेज ने अपने खुद के पर्पस पे किया है, तो फिर जितने में खरीदा होगा उसी कॉस्ट पे उसको वैल्यू करेगा जब यूज करेगा। तो कॉस्ट कितना, यानी 11 लाख के सामान से 3 लाख का सामान इन लोगों ने यूज कर लिया, तो बच्चा कितना 8 लाख, और उसमें से 6,75,000 का सामान बेच दिया। तो फिर ये भी क्या हो गया, कॉस्ट कंजम्पशन जो है
खैर मैंने लिखा था यहाँ पर, यहाँ लिख देते कॉस्ट। तो ये भी क्या होना चाहिए, यहाँ अगर हम लोग 7,50,000 लगाएंगे तो वो तो विथ प्रॉफिट हो जाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि कितना स्टॉक बचा है। और हमेशा स्टॉक को किस में वैल्यू करना चाहिए, स्टॉक को हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो भी स्टॉक था मटेरियल का उसमें कितना बचा है, मटेरियल और स्टोर का 1,25,000। तो इसीलिए देखो मैंने बैलेंस शीट में यहाँ लिखा है 1,25,000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहाँ आता है, बैलेंस शीट में आता है, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे हम लोग, जब सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ट्रेडिंग के बाई साइड में आता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल के। और कैश इन हैंड एंड बैंक मिल जाएगा तुम लोग को, ट्रायल बैलेंस है 6,42,000। तो इधर का टोटल हो जाएगा 6,11,000, ठीक है। अब हम लोग लाइबिलिटी साइड देखेंगे। लाइबिलिटी साइड में देखो क्या क्या है। लाइबिलिटी साइड में अगर तुम लोग देखोगे तो वहां देखो कैपिटल फंड जो ओपनिंग है वो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,06,000। सरप्लस जो हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर से मिला है वो हम लोगों ने ऐड कर दिया 3,19,000, तो ये बन गया 19,25,000। रिसर्च फंड 8 लाख, बिल्डिंग फंड 25 लाख, ये सब गिवन है। प्रोविडेंट फंड 5,10,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने बोला था ना, ये लाइबिलिटी है क्योंकि किसी का पैसा मुझे फ्यूचर में वापस करना है, ठीक है। जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो मुझे वो क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ये भी लाइबिलिटी है 1.5 लाख, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो क्वेश्चन में था, मैंने बोला कि ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है तो उसे हमेशा बैलेंस शीट में ही ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 2,25,000। और लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं है, इसका टोटल करेंगे तो ये भी आ जाता है 61,10,000, ठीक है। 61,10,000 आएगा। और एक चीज तुम लोग ध्यान दोगे तो देखोगे जितना भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन था वो 2 बार यूज हुआ है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं था वो सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है। जैसे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये सारा डेटा था, ये जो कंजम्पशन वाला था, तो कंजम्पशन वाला एक बार हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर में यूज किया, एक बार हम लोगों ने यहाँ पर बैलेंस शीट पर्पज पे यूज किया है, ठीक है। और देखो और समझा देते हैं। नेक्स्ट देखो ये जो है ट्यूशन फीस रिसीवेबल जो है 80,000, ये हम लोगों ने एक बार यूज किया है यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और एक बार हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पर लाइबिलिटी एसेट साइड में, क्योंकि ये कॉलेज के लिए रिसीवेबल है, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग का जो परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन वो भी हम लोगों ने 2 बार यूज किया। एक बार हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पे यूज किया, और एक बार जब हम लोग एसेट को लिख रहे हैं तो वहां पर भी हम लोग उसको उसी मतलब जो डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू आया है उसे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के साथ ऐड करके हम लोग उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी सारा चीज एक ही बार यूज हुआ है, जैसे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इनकम एक्सपेंडिचर में यूज नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पर यूज हुआ है, टोटल हो गया। तो ये चीज अगर तुम लोग ध्यान में रखोगे तो ट्रायल बैलेंस जब रहता है या फिर अगर रिसिप्ट पेमेंट जो भी हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमेशा 2 जगह पुट होता है, ठीक है। अदरवाइज कभी भी बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब ही ये होता है इसके रेस्पेक्ट में जर्नल एंट्रीज पास नहीं हुए, इसीलिए इसे 2 बार एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जर्नल एंट्री में क्या होता है, जितना डेबिट होता है उतना ही क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो बेसिक जो भी इनकम एक्सपेंडिचर के जितने तरह के सम्स है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कुछ और करेंगे, तो तुम लोग इसे बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो फॉर योर एग्जाम पर्पस, एंड तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। जितना भी क्वेश्चन है, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन, इसे प्रैक्टिस करते रहो। ओके, थैंक यू।